चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी क्लास। जो हमने कल आपको पहली क्लास पढ़ाई उसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का यूज़ किन किन शब्दों को जोड़ने के लिए, मतलब कि फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन मैंने आपको पढ़ाया। आपने कल जब एग्जाम्पल्स देखे हों तो आपको लगा होगा कि बाद में तो एक नाउन या प्रोनाउन या कोई जीरंड जो कि नाउन का ही रूप है वो मिलेगा और पीछे की तरफ हमें मेन वर्ब या एडजेक्टिव या कोई नाउन भी मिल सकता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो बीच में शब्द हमें यूज में लेना होता है दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। क्या आपने क्रिएटिविटी दिखाई? क्या आपने ये सोचा जो मैं सोचवाना चाह रहा हूं अब आपको? क्या ये आपको नहीं सोचना चाहिए था? दो सेंटेंस देखें ज़रा बोर्ड पे और आज की क्लास हमने शुरू कर दी। दो सेंटेंस हमारे पास ये हैं कि आई एम राइटिंग ए लेटर और एक सेंटेंस है हमारे पास में आई एम राइटिंग और ए पेन। बोथ सेंटेंस आर करेक्ट और नॉट। दोनों सेंटेंस सही है या नहीं है? थोड़ा विचार करो आप। क्या आपको कुछ अजीब सा लग रहा है कि सर जो पहले वाला सेंटेंस है हमारा वो तो सही लग रहा हमें, क्योंकि वो आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। क्या आपको ये इसलिए सही लग रहा कि आपने कहीं पर सुना है या ऐसे ही बोलते हुए आ रहे हो आप इसलिए अच्छा लग रहा आपको? तो चलो बढ़िया बात है। फिर दूसरा वाला, सर ये कभी हमने पढ़ा ही नहीं, कभी ऐसा आया ही नहीं। आई एम राइटिंग ए पेन, हमने यही सुना है आई एम राइटिंग ए पोएम, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग एन एस्से। लेकिन सर ऐसा कभी नहीं आया कि आई एम राइटिंग ए पेन। यूं नहीं आया क्योंकि प्रीपोजिशन की कमी है। यानी कि हम आपको अब ये चीज़ दिखा रहे हैं। हमने कल बताया था कि प्रीपोजिशन का काम क्या है, प्रीपोजिशन का यूज़ क्यों किया जाता है अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी की भाषा में प्रीपोजिशन का महत्व क्या है। इसी चीज़ को तो समझाने के लिए हमने क्लास शुरू की है। लेकिन हकीकत यह है कि क्लास का मकसद थोड़ी बहुत जानकारी देना नहीं है, बल्कि प्रीपोजिशन के सारे ही क्वेश्चंस हमारी इस क्लास में से आ जाएं और आपको परेशानी ना हो, ये टारगेट है हमारा। तो हमने शुरुआत बहुत जीरो से करी है, बिल्कुल पहली सीढ़ी से। तो सुने, फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन जब बताया तो हमने बताया था कि वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन को बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन या जीरंड से जोड़ने के लिए जो बीच में इन, ऑन, इनटू, एबव ये वन वर्ड प्रीपोजिशन है, या ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये हमारी कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, इनका यूज करते हैं। तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि सर ज़रूर इन दोनों को जोड़ने के लिए किसी भी मेन वर्ब के बाद में नाउन देना ज़रूर प्रीपोजिशन चाहिए क्या? ना, ऐसा नहीं है। जब हमें ज़रूरत होती है तब हम प्रीपोजिशन लेते हैं, जब हमारे मीनिंग में थोड़ी सी कमी रह जाती है तब हम प्रीपोजिशन की तरफ जाते हैं। अदरवाइज वी डोंट नीड अ प्रीपोजिशन, वरना हमें प्रीपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग मेन वर्ब। और ये जो राइटिंग का काम है लिखने का, यही तो है। लेटर लिख रहे हो आप, यही तो काम है ना आपका। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक पत्र पर लिख रहा हूँ, पत्र में लिख रहा हूँ, पत्र के ऊपर खड़े होकर लिख रहा हूँ, पत्र के नीचे लेट के लिख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना। कोई पोजीशन तो नहीं बतानी है आपको कि पत्र के साथ कुछ नहीं करना। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है प्रीपोजिशन की। देखो आप यहाँ पे वर्ब और ये रहा नाउन, ये तो डायरेक्ट आ गया, कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं यहाँ पर। ये भी ध्यान रखें आप। यानी कि एक मेन वर्ब के बाद में नाउन ज़रूर प्रीपोजिशन से जुड़ेगा। ये आपके लिए मिथ हो सकता है, मतलब झूठी बात है, ये अफवाह है, इसके चक्कर में ना पड़े आप। लेकिन हाँ, कभी कभी हमें एक मेन वर्ब से दूसरा कोई नाउन संपर्क कराने के लिए, इनके साथ तालमेल बनाने के लिए वी नीड अ प्रीपोजिशन। और वी नीड ए प्रीपोजिशन मीन्स वी मस्ट यूज प्रीपोजिशन। हमें ज़रूर प्रीपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। जैसे आई एम राइटिंग ए पेन। ज़रा ये बताओ, मैं एक पेन लिख रहा हूँ, क्या पेन जो है, पेन वो कोई लिखने की चीज़ है? उसे पेन को जो है आप पेपर पे उतार दोगे या पेपर पे शब्द उतरते हैं?
और जब शब्द उतरते हैं तो आप सेंटेंस लिख सकते हो, आप शब्द लिख सकते हो, आप पोयम लिख सकते हो, आप लेटर लिख सकते हो, आप एस्से लिख सकते हो, आप कंप्रीहेंशन लिख सकते हो, आप कोई सी जो है अपना गद या पद या अपना कोई शेर शायरी लिख सकते हैं। पेन नहीं लिख सकते हो, पेन से लिखते हैं, पेन से। ये जो से है ये डिमांड कर रहा हमसे कि भाई डायरेक्ट मत जोड़ो, बल्कि एक तरीका है, जब हम मीन्स अपने हाथ में कोई उपकरण, चाहे वो पेन हो या मार्कर हो या चाकू हो या बंदूक हो या डंडा हो, या कोई डॉक्टर अपने नाइफ से काम कर रहा हो, जब वो इस तरीके से यूज करता है कि उसने कुछ काटने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए इसका इस्तेमाल करा, तो बच्चों फिर आई एम राइटिंग से के लिए मुझे यहां विद लगाना पड़ेगा। ये जरूरत है मेरी, वहां नहीं है जरूरत। तो ये क्यों दिखाया मैंने आपको? ये इसलिए दिखाया बच्चों, कहीं ऐसा ना समझ लो आप कि भाई एक मेन वर्ब के बाद में अगर नाउन आएगा तो जरूर प्रीपोजिशन आएगी। नहीं, जब प्रीपोजिशन की जरूरत होगी, किसी चीज के ऊपर खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, कितने बजे आया है, घड़ी का समय है या कोई महीने का नाम है, या सुबह में आया है या शाम में आया है, इन सब बातों का जिक्र अगर हो तो इनको अलग अलग तरीके से प्रीपोजिशन देनी होती है, जिसको हम सिखाएंगे आपको। तो कल का कॉन्सेप्ट हमारा आधे घंटे की क्लास का ये रहा, फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन मीन्स एक नाउन का किसी मेन वर्ब, किसी एडजेक्टिव से संपर्क कराना, मतलब कि इन्हें आपस में रिलेशन दिखाने के लिए प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है हमें। एक्चुअल में ना प्रीपोजिशन की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, प्रीपोजिशन को दिखाना चाहिए आपको। और आप जानते हो इन, ऑन, इनटू, अपॉन, ओवर, डाउन, अप, ऑन अकाउंट ऑफ, बस ये प्रीपोजिशन है। डेफिनेशन के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन जो जरूरी है इनके यूज बहुत जरूरी है, इनका प्रिसाइजली यूज करना, मतलब बिल्कुल भी इधर उधर ना हो बात, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ में इनका यूज अगर आपने सीख लिया, आपकी ये जितनी क्लासेस है कामयाब रहेंगी। तो मेन वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब उसके ऊपर काम होना ही है तो कर दो, लेकिन जब उससे काम होना है, उसे कहाँ से खरीदा है, उसे जो है किसके द्वारा किया गया है, ऐसी ऐसी बातें हैं, तो फिर आपको प्रीपोजिशन देनी पड़ती है। तो मेरी बात ये कल की बात में और जोड़ सकते हैं हम कि डायरेक्ट भाई नाउन भी आते हैं, ऐसी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती और प्रीपोजिशन भी आती है। तो जब प्रीपोजिशन आएगी तो कौन से आएगी, उसमें आगे चलते हैं। अब जो प्रीपोजिशन के बारे में अगर मैं बताऊं ना आपको, प्रीपोजिशन इज नथिंग बट ए गेम। प्रीपोजिशन कुछ एक टॉपिक ना होकर के खेल समझो आप। पता कैसा खेल? मैं अगर इस मोबाइल से अपना संपर्क, अपना संबंध दिखाना चाहूं तो मैं प्रीपोजिशन अलग यूज करूंगा। जैसे ये मेरे सामने है ना, तो मैं बोल रहा हूं आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ सामने है मोबाइल, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल, हो गया। लेकिन मुझे संबंध अगर इस बोर्ड से दिखाना हो तो ध्यान रखें फिर आप, आई एम स्टैंडिंग, मेरे पीछे है ना वो, आई एम स्टैंडिंग इन द अपोजिट ऑफ द बोर्ड। अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो अब मैं बोर्ड के सामने हो गया, मोबाइल के पीछे हो गया, क्योंकि मेरी पीठ हो गई वहां पे। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बिल्ली के लिए, या बॉल ले लेते हैं, बॉल, एक बॉल ले लिया हमने और एक ये बॉक्स ले लिया। प्रीपोजिशन एक खेल है, प्रीपोजिशन कोई अंग्रेजी का टॉपिक तो है, लेकिन इसे अंग्रेजी का टॉपिक हटा करके खेल समझो आप, ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि अब मैं आपको प्रीपोजिशन के जो आगे की क्लासेस हैं, जो अब आगे पढ़ाना है, वो शुरू कर रहा हूं। तो उसके लिए हमें बच्चों ये पता होना जरूरी होता, पता क्या, कि ये जो निब है ये इसके अंदर जा रही है और इसके पूरे के अंदर बंद एक रिफिल भी होता है, उसके अंदर इंक भी डालते हैं, ठीक है ना। फिर मैं इससे यूज करके लिखूंगा। तो इस मार्कर के बारे में अगर बात करूं तो ये कई तरीके की प्रीपोजिशन ले सकता अपने अलग अलग काम करने के तरीके से। जैसे कि बोर्ड पे देखो आप, अब ये बॉल और मेज का संपर्क देखें आप, चूंकि मेरे पास नहीं है ये ऑब्जेक्ट तो मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा। जैसे अगर बॉल यहां होगी ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है, अगर बॉल यहां होगी इन द बॉक्स, अगर बॉल यहां होगी नियर द बॉक्स, और अगर बॉल यहां होगी तो नेक्स्ट आएगा, बिसाइड आएगा, करीब ज्यादा हो गई, ये बताएंगे आपको, नेक्स्ट टू द बॉक्स होगा यहां पर।
अगर ये जो है हमारी यहाँ होगी, मान लीजिए, तो ये बिसाइड, क्योंकि साइड में पहुंच गई, यहाँ पे नेक्स्ट भी लगा सकते हैं आप। और अगर ये बॉल यहाँ किसी तरह से लटक जाए तो ओवर द बॉक्स होगी। यानी कि हम किसी भी प्रीपोजिशन को इस तरीके से नहीं सीख सकते कि बॉक्स है तो इन आएगा ना, क्या पता चीजें बॉक्स के ऊपर रखी हो, क्या पता चीजें बॉक्स के नीचे रखी हो, कोई पेपर वगैरह फंसा हुआ तो नीचे के लिए अंडर, ऊपर के लिए ऑन, लटका हुआ है तो ओवर, बिछा हुआ है तो ओवर, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं अपनी इन बातों से क्या बताना चाह रहा हूं, मैं अपनी इन बातों से ये बताना चाह रहा हूं कि क्लासेस लंबी लंबी ये जो मैं पढ़ा रहा हूं और काफी लंबे टाइम तक चलनी है, तब जा करके आपका जो प्रीपोजिशन का फोबिया है, जो आप प्रीपोजिशन से डरते हो, सर समझ में नहीं आता, कभी इन आ गया, कभी इनटू, कभी, इससे निकलना है तो आपको मेरे साथ लंबे लंबे सफर पे चलना होगा, जो मैं शुरू कर चुका हूं और मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं सारी क्लासेस निपटा करके ही रुकूंगा। 8 बजे को बोला था, लेकिन मुझे वीडियो की क्वालिटी नहीं बिगाड़नी है, जल्दबाजी नहीं करनी, इसलिए मैंने 9 बजे कर दिया। तो 8-9 ऐसा करके चलता रहेगा, टाइम 8 का ही रहेगा आपका, ठीक है। तो ये मैंने क्या दिखाया आपको कि प्रीपोजिशन रटनी नहीं है, प्रीपोजिशन सीखनी है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर 100 प्रीपोजिशन आपको सिखानी है तो उसमें 10 आप रट सकते हैं, मतलब जोड़ा बना करके, जोड़े होते हैं कुछ, 90 को सीखना होगा। तो अब 3 बातें हमारे पास आ गई। फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन कल समझा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, उसमें आपको बता दिया गया कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन और वन वर्ड प्रीपोजिशन। उसमें कुछ बच्चे ने मुझसे कहा सर लिटरल मीनिंग और मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं आया समझ में, कोई ज़रूरत नहीं, उसे छोड़ो आप, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन आज की इस क्लास में क्या आपने ये समझा कि एक मेन वर्ब के बाद नाउन डायरेक्ट भी आता? कितने आते हैं डायरेक्ट? जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो, आई बॉट बनानाज, सही है, मैंने केले खरीदे। मैंने केले किससे खरीदे ये बताना हो मुझे तो सुनो, मैंने केले बाजार से, ये जो से आ रही है, ये कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन से संबंध लेना चाहता। आई बॉट द बनानाज फ्रॉम द मार्केट, मैंने बाजार से केले खरीदे। जब मुझे ये बताना पड़ा कहाँ से, तो फ्रॉम लेना पड़ गया। क्या खरीदा? कुछ नहीं बता, तो क्या करा? जो ऑब्जेक्ट आएगा हमारा वो प्रीपोजिशन नहीं लेता, और क्लासेस खुल जाएंगी आपकी। अच्छा, अब इतनी क्लास हमारी हो गई है 15 मिनट की। क्या आप लोग यहाँ रुक करके इस अभी तक की क्लास जो ये चल रही है हमारी, इसके बारे में कोई नीचे कमेंट नहीं करेंगे क्या आप? यू मस्ट, आपको करना चाहिए। इट एनकरेजेस मी, ये मुझे प्रोत्साहित करता है, ये मुझे ये एहसास कराता है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सबको एक साथ नीचे, अब जितने लोग देख रहे हैं, जब भी आप देखें, जब आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ आ चुका हूँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, आपको नीचे कमेंट करना चाहिए। बुरा है तो बैड, पता होगा इतना तो। अगर लग रहा कि सर मज़ा नहीं आ रहा, आपको लग रहा सर मज़ा है, इंटरेस्टिंग, आपको लग रहा अच्छा है, गुड, जो भी आपको लग रहा हो, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी, कमेंट ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि कोई कमी हो तो हम क्या सुधार कर सकते हैं। यहाँ रुकना था आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ कमेंट करके आगे बढ़ना है। लाइक, कमेंट, शेयर जो भी आप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो भी होता हो वो करें, ताकि मेरी ये वीडियोस दूर दूर तक पहुंच जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और मैं इसे इस इरादे से पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि मुझे प्रीपोजिशन किसी भी अगर पेपर में आएगी तो मुझे बच्चों से करवानी है। अगर मेरी क्लासेस ले रहे हैं आप अच्छे से, तो आप इसे शेयर ज़रूर करते रहें। रुकेंगे अब। आज की एक नई बात और निकल के आ रही है प्रीपोजिशन के बारे में, वो ये है, ये रास्ता आसान नहीं है। ये जो रास्ता आपने चुना है ना मेरे साथ, ये आसान नहीं है, बड़ी मुश्किलें हैं इसके अंदर। हाँ, ये तय है कि लीड में कर रहा हूँ आपको। जो भी रास्ते में मुश्किलें हैं बच्चों, उन्हें सबसे पहले मैं सामना करूँगा। आई विल बियर द ब्रंट ऑफ दैट प्रॉब्लम, उस समस्या का सबसे मुख्य आघात मैं सहूँगा। जानते हो आप इसके बारे में? बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ, और यहाँ कोई समस्या वगैरह होती है तो इसका मतलब होता है मुख्य आघात सहना। एग्जाम्पल के रूप में ये समझ लें, आप सामने से अगर एक 50-60 पत्थर फेंके गए हों और लोगों की भीड़ हो, तो जो सबसे आगे रो होगी उन पे तो ज़्यादा पत्थर पड़ने के चांस है ना, तो वो बियर द ब्रंट करेंगी। तो मैं ये बोल रहा था, इस रास्ते में हमारे साथ जो है मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए
कि चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मुसीबतें नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा, ओवर एबव, जब पढ़ाने पाऊंगा तो कम से कम 1 घंटे ये चलना है। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ में डिफरेंस क्या है, ड्यू टू, ओइंग टू, और मैं कोई कंफ्यूजन चाहता नहीं हूँ। तो सफ़र लंबा है, लेकिन जब मैं ठान चुका हूँ, आप ठान चुके हो, तो मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़े में करवाऊंगा आपको, जैसे मज़ा ये आ गया। एडवर्ब तो सर, एडवर्ब तो मेन वर्ब की विशेषता बताती है, बढ़िया बात है, बहुत बहुत अच्छा जानते हो आप। एडवर्ब तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है, शानदार, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। और एडवर्ब तो एडवर्ब की भी विशेषता बताती है, सही, बिल्कुल बढ़िया। तो एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब बताती है, एडजेक्टिव की विशेषता भी एडवर्ब बताती है, और मेन वर्ब की तो बच्चे जानते हैं एडवर्ब बताती है। क्लियर? क्या मैं यहाँ एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ क्या? तो बच्चों मैं यहाँ केयरफुली, ब्यूटीफुली, वेल, केयरलेसली, बोल्डली, इन ए कोवार्डली मैनर, इन ए जो है आपका निगार्डली मैनर, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कि एक सेंटेंस के अंदर जो हमारी प्रीपोजिशन है, ये क्या ये प्रीपोजिशन ही है या ये एडवर्ब का काम कर रही है, ये समझाना मुझे। आप सोच रहे होंगे सर वो कब आएगा कि इन कहाँ लगता, ऑन कहाँ लगता, मिटान दो सब कुछ, ये आपको जल्दबाजी है ना उस चीज़ की कि वो मिल जाए जल्दी से आपको। बच्चों एक सब्जी जब बन के तैयार होती है ना, तो भले ही वो कच्ची कट रही हो आपके सामने, आपको कितनी भूख हो, लेकिन पकने के बाद ही तो खाओगे उसे, कच्ची थोड़ी खा लोगे आप। हालांकि कुछ सब्जियां खा लेते हैं कच्ची, लेकिन कुछ नहीं खा सकते आप। तो ध्यान रखें, ये क्लासेस जो हम पढ़ा रहे हैं आपको एक फ्लो में चलती हैं, एक इसका सिस्टम होता है पढ़ाने का, तो ध्यान रखें। एडवर्ब के रूप में जो हमारी ये प्रीपोजिशन है कब यूज होगी, कब एडवर्ब कहेंगे, कब इसे प्रीपोजिशन कहेंगे, 4-5 एग्जाम्पल में क्लियर कर दूंगा, जरा बोर्ड पे देख लें। अच्छा क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर आजकल इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है अभी दिखाते हैं हम आपको। अच्छा मैं वैसे ही एक बात पूछ रहा हूं आपसे, ये जो मैं शर्ट पहने हुए हूं, अगर मैं इसके बारे में कहना चाहूं कि मैं बनियान के ऊपर शर्ट पहने हुए हूं, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं मैं शर्ट के अंदर बनियान पहने हुए हूं। 2 बातें बोली मैंने, दोनों सुनो। आपको शर्ट दिख रही, तो मैं इसके बारे में 2 बार बोल रहा हूं। मैं बनियान के ऊपर, इनर है अंदर एक, मैं बनियान के ऊपर या अंडरवियर के ऊपर, अंडर गारमेंट्स के ऊपर मैं एक जो है शर्ट पहने हुए हूं, तो मैंने बोला के ऊपर। और मैं ऐसे बोल दूं मैं इस शर्ट के नीचे बनियान, तो नीचे और ऊपर अलग हो गया ना। तो ऐसे नहीं करते कि शर्ट दिख गई तो ओवर आएगा, शर्ट दिख गई तो अंडर आएगा, समझना पड़ता बातों को। बच्चों क्या आप हमेशा क्लास में प्रवेश करते हो? क्या क्लास से बाहर नहीं जाते हो? तो तरीका है ना, जब आप क्लास से बाहर जाओगे तो आउट ऑफ द क्लास बोलना पड़ेगा ना आपको। या जब क्लास से बाहर जाओगे तब भी रट करके भाई आई एम गोइंग इनटू द क्लास, बाहर जा रहा हो इनटू बोल रहा हो, ये रट्टाफिकेशन होता, इससे बचो आप, समझ लो चीजों को। अंदर जाएंगे तो इनटू द क्लास, बाहर जाएंगे तो आउट ऑफ द क्लास। छत पे हैं तो ऑन द रूफ, और छत के भी ऊपर हैं अगर आप, और आपको लेवल बताना कि आप दूसरे फ्लोर पे हो, वो तीसरे फ्लोर पर है, एबव आएगा। तो देर इज लॉट टू टीच, बहुत कुछ है पढ़ाने को, देर इज लॉट टू अंडरस्टैंड, बहुत कुछ है सीखने को मेरे पास, और आपकी ज़रूरतें हैं सारी ये। तो अब हमारा जो टॉपिक है बोर्ड पे लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है हमारे सामने वो ये है, प्रीपोजिशन एज एन एडवर्ब। मतलब कि प्रीपोजिशन को एडवर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे। बड़ा सिंपल है, बोर्ड पर नजर रखेंगे। सिंपल तो अपने आप ही होगा ना, क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हो और मैं पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ, और जब ये दोनों चीजें मिल जाती है तो दुनिया की हर असंभव चीज संभव बन जाती है, जैसे ये बन गई। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वेंट आउट, एक सेंटेंस, ये रही हमारी प्रीपोजिशन जो आपको लग रही होगी प्रीपोजिशन। और ही वेंट आउट ऑफ द रूम, फिर ही वाज डांसिंग, ही वाज डांसिंग इन द रूम। कम इन, बहुत सिंपल सा फंडा है। आप इतना तो जानते हैं कि जो हमारा ये एडवर्ब है ये मेन वर्ब की विशेषता बताता, एडजेक्टिव की बताता, एडवर्ब की बताता है, लेकिन ये भी ध्यान रखो नाउन की नहीं बताता।
जो हमारी ये एडवर्ब है, अभी एडवर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, केयरफुली, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, करेजियसली, केयरलेसली, अटेंटिवली, वॉचफुली, इन ए कोवार्डली मैनर और डेंजरसली, ब्रेवली, बहुत सारी हैं एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती हैं, मेन वर्ब की भी विशेषता बताती हैं, और ये खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताती है, लेकिन नाउन की विशेषता नहीं बताती, ये ध्यान रखना आप। अब सुनो आप, अगर आपको लगता है अच्छा प्रीपोजिशन तो आप जानते हो, बड़े आराम से पहचान लोगे आप, लेकिन अभी गलत पहचान रहे हो। जैसे ये मैं कहूँ आपसे प्रीपोजिशन को गोल करो तो आप इसे गोल करोगे ना, मैं कहूँ आपसे प्रीपोजिशन को गोल करो तो इसे भी करोगे आप और इसे भी करोगे, इसमें कहूँ तो इसे कर दोगे, इसमें कहूँ तो इसे कर दोगे। मेन वर्ब गोल करने को कहूँगा आपसे पहचान करने के लिए तो आप कर दोगे ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब। मैं आपसे कहूँ इसमें प्रोनाउन को गोल करो, प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन ये रहा, ये रहा, ये रहा। मैं कहूँ आपसे इसमें, दोबारा पूछ रहा हूँ, प्रीपोजिशन तो गोल हुई प्रीपोजिशन है ना, लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बच्चों, हर चमकने वाली चीज़ ना सोना नहीं होती है, मैं क्लास में भी बताता हूँ। जैसे हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरीके से हर शब्द जो दिखने में प्रीपोजिशन हो हर बार प्रीपोजिशन ही निकलेगा ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी आप धोखा खा जाते होंगे कि आप किसी बस में सफ़र कर रहे हो, आपके अगली वाली सीट पर लंबे बालों में कोई पर्सन बैठा हुआ है, लंबे बालों में। अब आपने सोचा कि कोई लेडीज़ है और आपने उससे ये सोच करके उसका संबोधन कर दिया, मिसेज प्लीज़ थोड़ा इधर हो जाइए। उसने पीछे पलटा तो उसकी मूछें थी, क्यों? क्योंकि लंबे बालों का अगर जो है उसे शौक है तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर भाई। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप किसी के रूप को देख करके 100% सब चीज़ें उस जैसी ही होंगी ऐसा डिसीजन मत लेना। दुनिया अपवादों से भरी हुई है, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो लड़का ये सोच ले कि आप बालों की मजाक बना रहा, हो सकता है थप्पड़ मार दे आपके, या उल्टा भी तो हो सकता था। कुछ लड़कियां होती हैं जो बॉय कट हेयर स्टाइल रखती हैं, अब वो बैठी हुई हैं, आपने सिर्फ गर्दन देखी और आपने इस तरीके से कुछ इधर को हो जाओ, पता चला पीछे को तो वो लड़की थी, तो थप्पड़ पड़ जाएगा आपके वैसे ही। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बोली बच्चों कि हम किसी भी चीज़ का डिसीजन जल्दबाजी में नहीं ले सकते, नहीं लेना है डिसीजन। में हूँ तो मैं बड़े पेशेंटली बहुत आराम से क्लासेस लेके जाऊंगा आपकी आगे, पूरा कराऊंगा, वादा कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। जब शुरू कर दे तो पूरा भी होगा, कुछ भरोसे से ही आप हमसे जुड़े हुए हो, वो भरोसा आपका टूटने नहीं देंगे, हम वादा कर रहे हैं आपसे। तो आराम से चीज़ों को सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो एक नॉर्मल से स्टूडेंट, जो ऑर्डिनरी से स्टूडेंट होते हैं, उनका सवाल और उनका जवाब ये होगा सब प्रीपोजिशन है। लेकिन अब थोड़ा आगे चलते हैं और ध्यान रखें, अगर मेन वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन हो, इसके बाद में कोई जुड़ने के लिए नाउन ना मिला हो, तो बस यही तो कहानी है। यही तो वो कहानी है जिसमें हम इसे प्रीपोजिशन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बाद में नाउन का होना जरूरी था, नहीं है तो एडवर्ब है। तो बच्चों, ये प्रीपोजिशन जो है हमारा, ये किसका काम कर रही है? एडवर्ब का काम। इसने एडवर्ब का काम कर रहा। वह बाहर गया, यहां कर दो ही वेंट टू दिल्ली। ये जो टू दिल्ली है ना, टू दिल्ली, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही वेंट देयर, ये देयर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है जो एडवर्ब का काम कर रहे हैं। तो आप इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते हैं इस टाइम पर। तो ध्यान रखें, इसने किसका काम करा? एडवर्ब का। नीचे आओ, ही वेंट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर, ये मिल तो गया हमें नाउन। तो बच्चों, ये जो है हमारा सेंटेंस, ये प्रीपोजिशन कहलाएगा, और ये जो सेंटेंस है हमारा, मतलब ये जो शब्द दोनों प्रीपोजिशन कहलाएंगे, क्योंकि इसके बाद में हमें नाउन मिल गया। कमरे से बाहर चला गया, यहां बाहर चला गया, दोनों में फर्क है। तो ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, ये एडवर्ब कहलाएगी। नीचे आइए, ही वाज डांसिंग इन द रूम, मिल गया ना इसके बाद में। और यही तो कहानी है, जब एक प्रीपोजिशन आगे अपना नाउन जोड़ लेती है तो वही तो उसकी डेफिनेशन है। एक मेन वर्ब को किसी नाउन से जोड़ने वाली, एक एडजेक्टिव को किसी नाउन से जोड़ने वाली, एक नाउन को किसी नाउन से जोड़ने वाले शब्द प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन थी, नहीं जोड़ पाई, एडवर्ब है। कम इन नाउन है क्या? नहीं है, एडवर्ब। तो ये प्रीपोजिशन के रूप में एडवर्ब है। नोट कर लेंगे इन चीज़ों को आप, और इन दो एग्जाम्पल के आंसर देंगे आप कि ये क्या है।
एग्जाम्पल हैं हमारे पास में सिट डाउन, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है ही विल सिट डाउन, ही विल सिट डाउन द रूफ। जैसे अंडर आना चाहिए यहाँ पर, अंडर, लेकिन चलो देख लो इसे, सही है ये, चल जाएगा ये। तो देखें इधर सिट डाउन में ये जो हमारी मेन वर्ब है, इसके बाद ये प्रीपोजिशन, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, एडवर्ब, क्योंकि ये नाउन को नहीं जोड़ पा रही अपने बाद में। अब ये है ही विल सिट डाउन द रूफ, वह छत के नीचे। एक्चुअल में यहाँ डाउन का यूज गलत हो जाएगा, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए ये डाउन ने नाउन जोड़ा या नहीं? ये प्रीपोजिशन है, तो डाउन के बदले में अंडर कर दो आप यहाँ पे। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। ये जो डाउन है ना बच्चों, ये नीचे, जो ये नीचे सरफेस है, इसके लिए करते हैं हम, लेकिन किसी चीज के नीचे हैं, उसके नीचे, छत के नीचे, तो अंडर लगाएंगे, अंडर द रूफ, अंडर द टेबल। अच्छा बात आती है सर ओवर क्यों नहीं आया, वो भी समझाएंगे। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है, क्या आप वो समझ पा रहा हो? वो ये है, एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन है, तो क्या वो प्रीपोजिशन ही होगी, तब होगी जब नाउन जोड़ेगी। नाउन नहीं जोड़ पा रही, बस वर्ब के बाद में एडवर्ब कह दो आप उसे। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से ये निकल के आया कि अगर एक प्रीपोजिशन अपने बाद में नाउन ना पाते, अगर एक मेन वर्ब, सॉरी, अगर एक प्रीपोजिशन अपने बाद में नाउन नहीं पाती, तो वो एडवर्ब का काम करने लग जाती है, और नाउन मिल जाता तो वो तो फिर प्रीपोजिशन ही है। फिर इसके बाद में जो अभी तक हमने बातें बताई आपको, उसके बारे में एक बड़ी छोटी सी बात जो आपको निराश कर सकती है, अगर आपको सिर्फ पेपर में आने वाले क्वेश्चन से मतलब है, लेकिन अगर आपको इससे मतलब है सर मुझे सब कुछ सीखना, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए कि मुझसे आता है, तो बात बढ़िया आपके लिए वो ये है, फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन पेपर में नहीं आता, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन पेपर में नहीं आता कि क्लासिफिकेशन कर दो आप, वन वर्ड क्या है। और जो हमने बताया आपको ये बोर्ड पे लिखा हुआ कि भाई प्रीपोजिशन एडवर्ब के रूप में कब काम करेगी, ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है, इसके बारे में सवाल आते हैं। तो ज़रा देखें बोर्ड पे और देख लें कि किस तरीके से पूछा जाएगा। ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, और क्वेश्चन ये है हमारा, मतलब ये क्वेश्चन है और वो ये पूछ रहा आपसे, इन दिस सेंटेंस द वर्ड, या अंडरलाइन कह सकते हैं आपको, वो अंडरलाइंड वर्ड इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड आउटसाइड इज वर्किंग एज और ब्लैंक। ये हो गया ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा और ऑप्शन चौथा। तो इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको मदद मिलेगी। जैसे मेन वर्ब का काम कर रही, ये पूछ रहा है इस ऊपर वाले सेंटेंस में द अंडरलाइंड, अंडरलाइन मतलब ये जो शब्द है आउटसाइड, ये किसका काम कर रहा है? तो मेन वर्ब का काम कर रहा है, नाउन का कर रहा है, पीपी का कर रहा है, या एडवर्ब का कर रहा। जो बच्चे सिर्फ देख करके ये समझ लेते हैं कि ये प्रीपोजिशन है, जैसे मैंने बताया था लड़के लड़की में कन्फ्यूजन हो जाता है जब उनका गेटअप चेंज होता है, तो ऐसे ही यहाँ है। लेकिन जिन्हें नॉलेज है वो जानते हैं। क्या इसके बाद में नाउन था? नहीं है, तो इस मेन वर्ब के लिए ये शब्द क्या कहलाएगा? एडवर्ब। ये आंसर है। और अगर मैं कर दूं ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम, अब ये हमारी प्रीपोजिशन कहलाएगी। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। मुझे सभी तरीके के क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, एक क्लास में आपको तीसरी क्लास जो रहेगी हमारी, उसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको कल, कि जब हमारी क्लास शुरू होगी तो बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिखे होंगे। वो होंगे जो अब तक पढ़ा दूंगा, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है आपकी, अब वो चीज़ आने वाली जिसकी आपको ज़रूरत है। ज़रूरत मतलब कि बस जो सीखना चाहते हो आप। लेकिन ये हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ें बताई और ऐसी ऐसी बातें हम बताते रहेंगे आपको। क्यों? क्योंकि हम आपसे बेहतर जानते हैं आपके भविष्य के लिए क्या अच्छा है, किस टाइम पर क्या पढ़ाना है। ठीक है?
तो इसका ध्यान रखना क्वेश्चन का। और अब यहां से क्लास सिस्टेमेटिकली रूप धारण करने जा रही है, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से क्लास चलती रहेगी। अब हम अपनी इस क्लास में जो शुरू करेंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, द करेक्ट यूज या यूजेस कर लो ऑफ पीपी, ये हमारी हेडिंग है। और इसमें हम नंबर 1 पढ़ेंगे द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अच्छा, बात आती है सर प्लेस का मतलब क्या है। प्लेस का मतलब बच्चों ये है, जैसे कि इन द रूम, तो कमरा जो है ये प्लेस है हमारा। ऑन द रूफ या ओवर माई हेड या इन द स्काई, इन द वर्ल्ड, इन दिस सिटी, इन दिस विलेज, इनटू द रूम, इनटू द वेल, अपॉन द टेबल। तो ये जो प्रीपोजिशन है जो स्थान को रिप्रेजेंट करती, पहले हम इन्हें निपटाएंगे। इसके बाद में टाइम, वो मैंने बताया नहीं था कल आपको, कल जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो उद्देश्य के आधार पर क्लासिफिकेशन कराया था ना, प्लेस वाली प्रीपोजिशन, टाइम वाली प्रीपोजिशन, मूवमेंट वाली प्रीपोजिशन, उस क्रम में अगर हम चल गए क्लास के, हमने चला दिया तो मजा आएगा फिर। तो आज हमने अपनी इस क्लास में अब प्रीपोजिशन के प्रयोग किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रीपोजिशन किस माहौल में आएंगी, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये शुरू कर दिया गया। तो ये नोट कर लेंगे आप। और चूंकि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो बहुत सारी हैं, देखो कितनी सारी हैं, ये भी हैं, ये भी है, बिलो भी है, इन भी है, इनटू भी है, अपॉन भी है, ऑन भी है, डाउन भी है, थ्रू भी है, बहुत बेहतरीन प्रीपोजिशन है ये वाली, और भी है मतलब बहुत सारी। और जो है हमारा एबव भी है, और भी बहुत सारी हैं। तो ये सब हमें पढ़नी है, लेकिन सब तो एक साथ नहीं हो सकती ना। तो हम अपने हिसाब से, अपनी समझ और अपने अनुभव के आधार पे कुछ इस तरीके से आपके सामने चीज़ें रखेंगे कि क्वेश्चन भी आसान हो जाए आपका। अच्छा, मेरा इस क्लास का पढ़ाने का टारगेट किस तरीके से सेट करा हुआ है मैंने अपने दिमाग में, वो सुनो आप। मैं उन क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाऊंगा, उनको टारगेट बनाऊंगा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उन्हें जो मुझे लगता है कि ये पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जाएंगे, लगता है मुझे ऐसा अपने अनुभव से, वो भी पढ़ाएंगे। या ऐसे जो पूछे नहीं जाते लेकिन प्रीपोजिशन को सिखाने में मदद करते हैं, यानी कि तीनों तरीके के, जो हमारी जनरल लाइफ में जो हम बोलते हैं उसमें भी काम आएंगे। किसी को कोई प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ाना पड़ जाए कहीं पे, तो इन्हीं को पढ़ा के बच्चों को संतुष्ट कर सके 12th 11th या कंपटीशन के, इस तरीके से पढ़ाएंगे। और पेपर का तो कोई क्वेश्चन बच ना जाए हर तरीके से। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने अलग अलग जैसे बैंक, एसएससी या सीडीएस, एनडीए, इसमें आए हुए प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस कलेक्ट कर रखे हैं, जिनको मैं एक साथ नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा करवाता रहूँगा, बीच में बताता रहूँगा आपको कि भाई ये वाला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो इसको कवर करने के लिए हमें शुरुआत जो है वो 2-2 एक-एक शब्दों से करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, द करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, इसमें नंबर 1 पे पढ़ा हमने द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और अब इसमें हमने पकड़ा ये, जो आपको ज्यादा पसंद आएगा पहले हमने उसी को ले लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंटोनियम पूछ लेते हैं, कुछ भी हो सकता। कभी कभी प्रीपोजिशन दे देंगे, प्रीपोजिशन का एंटोनियम पूछ लेंगे। तो एंटोनियम तो आपने काफ़ी सारे याद कर रखे हैं, जैसे लोक्वेशियस होता हमारा बातूनी, तो इसका एंटोनियम आप कर देंगे टेसिटर्न, साइलेंट। या कम्युनिकेटिव होगा बातूनी, तो इसके लिए सिनोनियम पूछेंगे तो टोकेटिव कर देंगे। मतलब बहुत सारे सिनोनियम एंटोनियम याद हैं, लेकिन पेपर में पूछ लिया कि ओवर का एंटोनियम बताओ, तो पता होना चाहिए ना, तो ध्यान रखें। ओवर का जो हमारा एंटोनियम है बच्चों, वो है हमारा अंडर, ठीक है। ये ऊपर होता, वो नीचे होता। और अगर एबव का एंटोनियम हमसे पूछ लें तो प्रीपोजिशन का एंटोनियम प्रीपोजिशन होगा ना, तो इसका होता है बच्चों बिलो। अब हमें कितने फायदे होंगे यहाँ से,
हम यहाँ से इन दोनों को सीखेंगे, उल्टा कर देंगे तो वो भी सीख लोगे आप। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने अपनी इस क्लास को सजाने के लिए पहले से प्रिपरेशन करके तैयार कर रखी हैं और आपको बता रहे हैं। तो देखें, ओवर का एंटोनियम अंडर और एबव का एंटोनियम बिलो। और भी आएंगे, बताएंगे आपको। डाउन का एंटोनियम अप होगा, अप डाउन नहीं होता, इनका जो है आउट होगा, इस टाइप से सब बताएंगे। तो भाई ये जो है हमारी ओवर है, ये एबव है, उसका एंटोनियम बिलो है और इसका एंटोनियम अंडर है। इनके यूज शुरू करते हैं। अब यूज सीखने और सिखाने के बावजूद भी बच्चे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रीपोजिशन तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो चलो पढ़ रहे हो तो फिर क्या सर मैं कर पाऊंगा, ये एक सवाल आ सकता है दिमाग में। तो जवाब है इसका, विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो गारंटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनी टॉपिक। बिना प्रैक्टिस के इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमने कितनी क्लासेस पढ़ी, कितनी मैंने मेहनत करी, कितनी आपने मेहनत करी, कितना आपने पसीना बहाया, कितनी मेहनत में लगे रहे, रात आपने जो है पढ़ पढ़ के गुजार दी, इससे पेपर सॉल्व नहीं होता। पेपर सॉल्व होता क्या आपकी पढ़ाई का तरीका वही था जो होना चाहिए? क्या आपने प्रैक्टिस करी? क्या आपने राइट टाइम पर रिवीजन करा, नहीं करा? ये बातें बच्चों ऐसी हैं कि इस क्लास को अगर रोक करके ये बातें बताने लगूँ तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन ये इतनी ज़रूरी है कि ये क्लास कुछ भी नहीं है इसके सामने। क्यों? क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ठाकुर द्वारा में, मेरी एक अच्छी खासी पहचान है, 1000-1200 स्टूडेंट्स मेरे पास हर महीने पढ़ते ही रहते हैं, उसकी बड़े वजह ये नहीं है कि मेरे पास किताब है, मैंने सामाजिक समझ को इकट्ठा किया हुआ है। मैं जहाँ भी गया वहाँ से मैंने चीज़ों से सीखा, यहाँ तक कि मैंने जो है जानवरों तक से सोचा समझा कि ये क्या करना चाह रहा। तो बच्चों आपके आसपास में ही इतनी चीज़ें मौजूद हैं। घूम रहा पंखा भी हो सकता है, सामने बैठा हुआ कोई कुत्ता भी हो सकता है, परिवार में बैठे हुए कोई व्यक्ति हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी, सबसे सीखा जाता है। मुझसे सीख सकते हो, नहीं सीख सकते तो मैं आपसे सीख लूँगा, किसी से भी सीख सकते हैं आप, कुछ भी। हम हमेशा तैयार रहते हैं छोटे से बच्चे से भी सीखने के लिए। तो कौन कर पाएगा प्रीपोजिशन सॉल्व? जो तरीके से करेगा। तरीका मीन्स पहले सीखो इसे, इस वीडियो को दोबारा देखना, फिर कभी आप रिवीजन होगा, और एक्सरसाइज ज़रूर सोल्व करते रहना जो रोज़ाना आपको क्लास में मिलेगी। मैं टेस्ट भी लूँगा इस क्लास का। अब ये बड़ी समस्या कि सर टेस्ट हम तक कैसे पहुँचेगा? तो आप हमारा टेलीग्राम अजीम खान के नाम से है, कहोगे तो मैं इसी यूट्यूब की इसी वीडियो में उसका लिंक दे देता हूँ, उसे ज्वाइन कर लो आप, और हम टेस्ट वहाँ आयोजित करेंगे और वहाँ से इसका सॉल्यूशन दे देंगे। क्योंकि मैं प्रीपोजिशन निपटाना नहीं चाहता, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं इसकी 50 क्लासेस भी पढ़ा सकता हूँ। शुरू करते हैं, ओवर और एबव। बहुत सारे पॉइंट हैं इसके, तो एक पॉइंट ये है इसका पहला, एक यूज इसका सीखो, एक यूज इसका सीखो। कहाँ ये यूज होगा, कहाँ ये यूज होगा, क्या इसके बदले में यूज हो सकता है या नहीं, ये भी बताएंगे। तो देखें ज़रा बच्चों सही से। सबसे जो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर एक पंखा मेज के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर है, ये पंखा मेरे ऊपर है चल रहा, हालांकि दूर है थोड़ा सा, लेकिन है मेरे सर के ऊपर, मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरे सर को टच कर रहा वो? बस ये ध्यान रखना आप, ध्यान से ज़रा इधर देखो, तरीके से करना। जब एक चीज़ के ऊपर कोई दूसरी चीज़ इस अवस्था में लटकी हुई है, इस अवस्था में लटकी हुई है कि उसे टच नहीं कर रही, तो इसके ऊपर है ये, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। तो मैं कह सकता हूँ देयर इज़ ए फैन ओवर माई हेड, देयर इज़ ए फैन ओवर माई हेड। तुरंत एबव भी सीखो आप यहाँ पे। अब आप ज़रा देखें, मैं खड़ा हुआ हूँ, बोर्ड जो है वो मेरी बराबर में है, मुझसे ऊपर निकल गया, एबव आएगा। द बोर्ड इज एबव मी, द बोर्ड इज एबव माई हाइट, द बोर्ड इज एबव माई हेड। क्यों हुआ ऐसा? फर्क है। देखो जरा इधर बोर्ड पे ये मार्कर है ना, अगर इनमें ऐसे ऊपर नीचे है तो ये हो रहा ओवर, सॉरी एबव और बिलो हो रहा है। ये कोई चीज़ है, देखो ये, और ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये ऊपर ये नीचे, ये जो लेवल है, इस लेवल के आंसर देने के लिए जब ऊपर नीचे होता कभी एबव लगाते हैं।
एक चीज को सीखने के साथ उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो तुरंत आपको नोट करने होंगे। जैसे एबव की बात कर रहा हूं, एक दीवार पर फोटो लगा हुआ है, उसके ऊपर दूसरा फोटो है, एबव आएगा। नीचे है तो बिलो आएगा। एक घड़ी है, उसके ऊपर बल्ब लगा हुआ है, तो घड़ी के ऊपर बल्ब, सरफेस तो एक ही है ना, बस ये समझो आप। जब एक ही सरफेस पे ऊपर नीचे दिखाना हो लेवल, एबव यूज करते हैं, ओवर नहीं करते। ओवर तो ये है। तो जरा एग्जाम्पल इन्हें लिखो आप सबको, ये तो लिखने के हैं आपके, ये मैं नहीं लिखूंगा, ये आपको लिखने में, तो एग्जाम्पल दूंगा आपको। तो देखें जरा, ये ओवर हो गया हमारा, और मान लीजिए एक व्यक्ति ये है और इसके पास में ही खड़ा कोई दूसरा व्यक्ति, ये ऊपर हो गया इससे, तो ये एबव हो गया, ये बिलो है। तो ये क्या हो गया हमारा, बिलो दूसरे की तुलना में, और ये क्या हो गया हमारा, एबव। ऐसी ये कहें अगर हम, तो ये ओवर इसके, और ये अगर कहेंगे तो ये अंडर है। अब बात ये आती है, सर ये क्या हो रहा, ओवर और अंडर, ये समझ गए आप? एग्जाम्पल देखना, आई वाज ब्लैंक ए फैन, दूसरा द फैन वाज ब्लैंक मी। सवाल पढ़ते हैं, मैं था, जरा बताना, मैं था पंखे के ऊपर पंखे के नीचे, तो अंडर आएगा इसमें। अब यहां पंखा था, तो पंखा था मेरे नीचे मेरे ऊपर, सोचो ऊपर होगा ना पंखा, तो यहां क्या आएगा, ओवर मी, ओवर माई हेड, ओवर द टेबल, ऐसा करके आएगा ये। यहां आते हैं जरा, देयर वाज ए पिक्चर एबव, या बिलो कर सकते हो आप, तो नीचे हो जाएगी फिर वो, द क्लॉक। अब आप कहोगे सर हम कैसे पकड़ेंगे, बता तो दिया हमने, एक ही दीवार है, उसके ऊपर घड़ी है, घड़ी दीवार पे लग जाती इस तरीके से, उसके ऊपर फिर कुछ भी हो तो ये एबव और बिलो दिखाता हमारा। जब हम एक क्लास पढ़ाने के बाद, एक क्लास हमने पढ़ा दी है, अभी चलेगी क्लास, तो अगले दिन का इंतजार इसलिए मत करना कि क्लास शुरू होने वाली है, बल्कि इसलिए करना कि जो आज सीखा है उसकी कल एक्सरसाइज मिलेगी आपको बोर्ड पे। कल ओवर और एबव के इस कॉन्सेप्ट पर, जिसको मैं दोबारा बताऊंगा, अभी बताऊंगा एक बार फिर से, 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जब ये खत्म होगा तो फिर दूसरे के लिए मिलेंगे 5 क्वेश्चन, ऐसे चलता रहेगा। तो सुने जरा आप सही से, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज किसी दूसरी चीज या व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से लटकी हुई है कि उसे टच नहीं कर रही, तो ओवर लगाएंगे, और नीचे के ना तो अंडर के देना। जैसे मैं कहूं कि ये वाला मार्कर नीचे है तो अंडर, और मैं कहूं ये ऊपर है तो ओवर। क्लियर? दूसरी बात, अगर हमें किन्हीं 2 चीजों को ऊपर नीचे इस तरीके से दिखाना है कि उनकी सरफेस एक ही है, तो एबव और बिलो लगाते हैं। इन्हें नोट करो जल्दी से। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट और समझो आप अभी, फिर इसके एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। हैं 5, लेकिन और चीजें हो गए ना तो 3 बाकी कल होंगे, लेकिन अभी और समझ लो। इसी में बी, फिर एग्जाम्पल पूछूंगा मैं आपसे। देखो बच्चों, मेरा मानना ये है कि किसी भी स्टूडेंट को कुछ सिखाने के बाद अगर उससे प्रैक्टिस नहीं कराई जाए, उससे क्वेश्चन ना पूछे जाएं, क्वेश्चन लिखने के बाद उससे कुछ ना उसके बारे में जानकारी ली जाए, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं सिर्फ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ना करूं। ये कॉन्सेप्ट और समझो, इसके बाद मैं बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिखूंगा, तो 5 आज मिलेंगे आपको, यानी कि 5 क्लास खत्म करके लिखा करेंगे, 5 क्लास शुरू करके कल को, तो 10 हो जाएंगे, मजा आएगा। एक कॉन्सेप्ट और समझो पहले आप अभी। ओवर का एक यूज ये और है कि जब कोई मेज है, इससे समझो आप, ठीक, अगर इसके ऊपर कोई चीज ऐसे रखी हुई है तो ऑन है, देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल, यानी कि जब किसी चीज के ऊपर कोई ऐसी थोड़ी बहुत जगह घेर रही हो, बस थोड़ी बहुत जगह, सारी जगह नहीं घेर रही वो, थोड़ी बहुत जगह किसी ऑन है वो, ऑन द टेबल, द मैंगो वाज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द फूड वाज ऑन द टेबल, ही वाज ऑन द कॉट, चारपाई पर, ऐसे करके। तो जब कोई इस तरीके से हो तो ठीक है, लेकिन बोर्ड पे देखो, जब ऐसे ना हो करके ऐसे फैला हुआ हो, बस ये ध्यान रखना आप,
टच कर जाए लेकिन टच करने में फैला हुआ है, उस सरफेस को ढक लिया उसने, ओवर आएगा। यानी कि आपको जब कोई चीज किसी के ऊपर इस तरीके से टच करती हुई दिखानी कि बस रखी हुई है चीज, समझ जाओगे आप, तो ऑन द टेबल, बहुत कॉमन सी प्रीपोजिशन है, ऑन द टेबल। जब किसी चीज के ऊपर होती है ऑन आता है ना, लेकिन आपको लगे यार ये चीज रखी भी नहीं बल्कि बिछी हुई है, इसे जो है सरफेस ढक लेगी, सरफेस को ढक देगा, ओवर लगाएंगे। जैसे माई मदर आस्क्ड मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, टू पुट ए पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा, ब्लैंक द टेबल बिकॉज सम गेस्ट्स वर अबाउट टू कम, क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले थे। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब बताओ, टेबल से पहले एक कपड़ा है और ऑप्शन है ऑन, अपॉन, ओवर, एबव, ओवर आएगा। मेज पर कपड़ा बिछा दो, लाश पर कपड़ा बिछा दो, फर्श पे कपड़ा बिछा दो, छत पे तिरपाल बिछा दो। और अगर आप ध्यान से देख रहा हो तो मैंने अपनी बॉडी के ऊपर भी तो कपड़े बिछा रखे हैं, तो मैं कह सकता हूं आई एम वियरिंग ए शर्ट ओवर माई बॉडी, आई एम वियरिंग ए शर्ट ओवर माई बनियान। समझ गए आप बात? तो जब कोई चीज सरफेस को ढक ले, इस तरीके से बिछी हुई है, टच कर रही कोई बात नहीं, तो ओवर लगाएंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर ऊपर हवा में लटकी हुई है तो वो टच ना करने का केस है। तो दो केस होगा हमारे पास, लटका हुआ होगा तो ओवर, और अगर टच करे तो उसे कवर कर ले वो, तो ओवर आएगा। फिर आते हैं हम एबव की तरफ। तो एबव का एक केस ये है, अगर किसी से रैंक में, जो रैंक होती हैं, जैसे जूनियर सीनियर किसी का या कोई रैंक है तो उसके ऊपर, तो रैंक में अगर ऊपर नीचे दिखाना है आपको किसी को, जैसे कह सकते हैं भाई आई एम लिविंग एबव हिम, मैं उसके ऊपर रह रहा हूँ। अच्छा इसे ना रोक दो एक मिनट जरा, रैंक वाले को रोक दो, मैं इसे तीसरे नंबर पे पढ़ाऊंगा, वरना ना इसका मिस मैच हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। एक मिनट सॉरी उसके लिए। ये देखो आप, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से, घर है कोई, और एक फ्लोर ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया सेकंड फ्लोर, ये हो गया थर्ड फ्लोर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये हो गया हमारा फोर्थ फ्लोर, और भी हो सकते हैं 10 मंजिला। तो बच्चों ये जो जी है ना, यहाँ रहने वाले आई के बिलो हैं, यहाँ ये जो हैं ये बिलो हैं, तो नीचे जो है नीचे दूसरे के वो बिलो हैं, क्योंकि ये एक ही सरफेस नहीं हो गई, वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। और ऊपर वाले जो हैं वो एबव हैं। तो जब कभी मैं ये कहूँ आई, बताना ज़रा क्या आएगा, आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका, बिकॉज माई नेबर्स लिविंग ब्लैंक मी वर मेकिंग ए नॉइज, मैं पढ़ाई नहीं कर सका क्योंकि वो पड़ोसी जो मेरे ऊपर रह रहे थे वो शोर मचा रहे थे। अब बताओ आप, मेरे सर के ऊपर बैठे हुए हैं, सर के ऊपर लटके हुए हैं, या छत है फिर उसके ऊपर, और ये जो होता है ना ये रैंक, मतलब सॉरी ये जो लेवल, ये एबव दिखाता। आंसर इसका इस तरीके से लेना हो तो एबव, और ढकने के केस में आएगा तो ओवर आएगा। दो कॉन्सेप्ट समझा दिए। टाइम हमारा 1 घंटा लगभग होने वाला है, इससे ज़्यादा वीडियो लंबी सही नहीं है। लाइव होता ना मैं अभी तो पूरा कराता ये, लेकिन लाइव मैं अपने सिस्टम ना होने की वजह से नहीं आ पा रहा। शुरू करूँगा कभी फ्यूचर में, मज़ा आता है इस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाने में, तो देखेंगे। फिलहाल इसे मिटान करके मैं बोर्ड पे 5 एग्जाम्पल लिखूंगा, जिसके आंसर तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे आंसर देने से पहले मैं रुकूंगा थोड़ी देर, आपको अपने कमेंट में आंसर देने। तो 2 जगह कमेंट किए हुए हैं हमारे पास। एक शुरू में 15 मिनट में कमेंट देना था आपको हमारी क्लास के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, या कुछ कमी सुधार करने के लिए, और अब आंसर के रूप में। ये सारे कमेंट मुझे देखने हैं ताकि मैं प्रोत्साहित होकर के और अच्छी वीडियोज़ लाऊँ आपके लिए, ठीक है। अभी चूँकि मैंने प्रीपोजिशन की दूसरी क्लास है ये, पहली कल पढ़ाई, तो कोई थोड़ी बहुत हिचकिचाहट सी आपको लगती हो, वैसे मैं पूरे कॉन्फिडेंस से हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ, और मैं बहुत बेहतर पढ़ा रहा हूँ, मैं बेहतर पढ़ाऊँगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे भरोसा है। आप मेरा साथ दें तो मैं अच्छा कर जाऊँगा, लेकिन इसी बीच में आपके कमेंट, शेयर, लाइक मिलेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखें ज़रा, अब इसका आंसर देने हैं आपको, यहीं से कल क्लास शुरू होगी आगे को, लेकिन इसे सोल्व करके जाओ आप। बस हम आपसे 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
और 5 पूछेंगे कल आपसे। जब मैं ये क्वेश्चन लिख दूं आप अपने आंसर देना शुरू करना, और जब मैं हट जाऊंगा यहाँ से तो फिर आपको आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि आंसर दे कर हटूंगा मैं इसके। तो देखें ज़रा, द पुलिस पुट ए पीस ऑफ क्लॉथ ब्लैंक द डेड बॉडी। ऑप्शन है ऑन, अपॉन, एबव और ओवर। देयर वाज a fan hanging his head। ऑप्शन है ऑन, दूसरा है अपॉन, तीसरा है अबव, चौथा है ओवर। फिर ये है हमारे पास ही हंग। ये मेरा हाथ हैंग्ड पे जा रहा था, मैं रुक गया क्योंकि वो फांसी देने के लिए आता, जो वर्ड पावर है ये बाद में देख लेंगे। तो ही हंग द पिक्चर ऑफ हिज फादर सीनरी। इसके ऑप्शन इसी में से हैं, मतलब ये चारों हैं, जो आंसर लगे वो ले लो, जगह नहीं है ना इसलिए कर रहा हूं ये काम में। अब ये देखेंगे, ही लिव्स सो, he lives blank us, so he makes a lot of noise and disturbs me below। मैं नीचे हूं, ये ध्यान रखना, मुझे नीचे डिस्टर्ब करता है उनका शोर वगैरह जो वो करते हैं, ठीक है। अब यहां आपको सोचना, ऑप्शन यही है इसके, इन्हीं में से ले लेना। और फिर आगे आता है शी मस्ट वेयर ए स्वेटर, शी मस्ट वेयर ए स्वेटर ब्लैंक हर सूट बिकॉज इट इज टू कॉल्ड हियर। इसका ऑप्शन भी आप इसमें से लेंगे। अब आपने ये कर लेना चाहिए था, नहीं करा हो तो रोक दो वीडियो यहीं पे, अपने पास से अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज जो मैंने समझाया उसका यूज करके आंसर लगाओ। रोक लिया था, अब आंसर सुन लो। आप अपना आंसर लगा के रोक के देखो। अभी हाँ, द पुलिस पुट ए पीस ऑफ क्लॉथ द डेड बॉडी। जब डेड बॉडी के ऊपर कपड़ा रखते हैं तो उसकी गठरी बना के रख देते हैं या उसे फैलाते हैं, मतलब कि ढक देते हैं। ओवर आएगा, टच कर गया लेकिन फैल गया, सब में करना चाहिए था आपको, पेपर में आते हैं सब ये। अच्छा, एक चीज और है, अभी हम शुरुआत करी है तो ओवर और एबव तो दिखाएंगे, लेकिन आगे तो जाने क्या क्या आएगा, ऑन अकाउंट ऑफ ये। अब वो आपकी खुद की चॉइसेस हैं, आपको क्या पढ़ना। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप अपना देखें। देयर वाज ए फैन हैंगिंग ब्लैंक हिज हेड। बच्चों ये पंखे का जो केस है ना, ये मेज के ऊपर हो, किसी के सर के ऊपर हो या टेबल के ऊपर हो, मतलब कि या किसी, तो ये तो लटका हुआ ही होगा ना, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा, ओवर आएगा। दोनों का आंसर ओवर। एक पंखा उसके सर के ऊपर लटक रहा था। ही हंग द पिक्चर ऑफ हिज फादर, उसने अपने पिता की तस्वीर, समझ गया, तस्वीर जो है वो लटका दी। ब्लैंक द सीनरी। अब यहाँ जो ऑप्शन में है हमारे, उसके हिसाब से एबव आएगा। लेकिन एक बात अगर आपके दिमाग में आ रही हो सकता है किसी के दिमाग में आ रही हो, सर बिलो भी तो हो सकता, बेशक हो सकता, बिलो लगा दो आप यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो फिर पता क्या होगा, सीनरी के नीचे लगा दी, यहाँ है तो ऊपर लगा दी, लेकिन उसका ओवर ही रहेगा। यहाँ जो है आपका अंडर नहीं आएगा, यहाँ अंडर नहीं आएगा, ठीक है, दोनों जगह यहाँ ओवर। लेकिन यहाँ
एक विकल्प के रूप में बिलो भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये तस्वीर और सीन ऊपर नीचे कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ एबव लगा दो, ऑप्शन अवेलेबल है इसलिए बिलो भी हो सकता है इसका आंसर। ही लिव्स ब्लैंक अस सो ही मेक्स ए लॉट ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्ब्स मी बिलो, मतलब मुझे नीचे डिस्टर्ब करता है। नीचे डिस्टर्ब करने का मतलब यह है मैं नीचे रहता हूं और ऊपर रहता है वो छत पे, तो क्या लगाएंगे एबव। क्लियर हो गया यहां तक आंसर। एक चीज और सुनो आप, अगर परेशानी है तो आपको इसका आंसर एबव ही लगाना। मीनिंग है वह मेरे ऊपर रहता है इसलिए वो मुझे जो है बहुत शोर मचाता है और मुझे डिस्टर्ब करता। आप समझो यार, वैसा आप सोच के देखो, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होता, ऊपर वाले से नीचे वाले को ज़्यादा होता है। ऐसा केस भी है और ये मामला भी ऐसी है। लेकिन मान लो अगर ये सब हट जाए, यहाँ से ये हट जाए, तो ही लिव्स यहाँ बिलो भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि अब पता नहीं ऊपर रहता है या नीचे। तो ये एक वेरिएबल प्रीपोजिशन है, लेकिन जब पेपर में आएगी तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे। और दोनों ऑप्शन में होंगे तो कहानी में आपको समझा दिया जाएगा ऊपर रहता है या नीचे रहता है। ही लिव्स अबव अस, शी मस्ट वेयर ए स्वेटर, उसे एक स्वेटर पहनना चाहिए। आप जानते हैं स्वेटर जो है सूट के ऊपर पहनते हैं, शर्ट के ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। तो क्या लगाएंगे ओवर। और अगर ये कहना हो आपको कि वो स्वेटर के अंदर शर्ट पहने हुए तो अंडर आएगा, फिर अंडर नीचे के लिए, लेकिन यहाँ ओवर आएगा। तो जब एक कपड़े के ऊपर दूसरी मतलब परत चढ़ी हुई हो इस टाइप से तो ओवर लगाएंगे। परत है ना ये भी ढकी हुई, और वो भी यही था। इससे आगे की क्लास हम कल पढ़ाएंगे आपको। उम्मीद करते हैं हम अपनी इस क्लास से आपका जो है नॉलेज और आपकी समझ और आपकी ये उम्मीद की जब क्लासेस शुरू होंगी तो प्रीपोजिशन की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें समझा दूंगा। आपको कोई राय देनी हो तो हमें ज़रूर दें, लेकिन कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।